हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और रोज़ की तरह मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। देखिए, हमने इससे पहले हिस्ट्री का टॉपिक जो कि मगध साम्राज्य था उसको कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का टॉपिक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं। सबसे पहले ये देखें कि संविधान के ये भाग 4 को राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया है। यानी ये कौन से भाग में है? भाग 4 के अंदर ये दिए गए हैं। अब इनके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 36 से 51। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप रेलवे का दे रहे हैं, CHL का दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको नेक्स्ट कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कवर अप इसमें हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हमने देखा अनुच्छेद कितने हैं, 36 से 51 तक हैं। ये शामिल किए गए हैं। संविधान का यह भाग हमने आयरलैंड से यानी संविधान से प्रभावित है। तो ये आपसे पूछा जाता है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस भी मिला है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो आयर्लैंड संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब इनके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन किन पक्षों पर बल देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप दो चीज़ें ध्यान रखिए कि यहाँ पे इनके माध्यम से नीति निर्देशक के माध्यम से संविधान राज्य को बताता है और वो किस पक्ष से, देखिए कानूनी पक्ष नहीं है, याद रखिएगा। इससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व एक नैतिक पक्ष है, यानी आप इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ना ही न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आप चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि संविधान राज्य को बताता है कि आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करना है, लेकिन नैतिक दृष्टि से, यानी कानूनी रूप से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम आगे बात करें नीति निर्देशक तत्वों के इतिहास के बारे में, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकार के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान के सभी सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए, साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। देखिए, सीधा सा मतलब यही है कि मूल अधिकार तो आपको दिए ही गए हैं, राज्य की तरफ से कुछ ऐसे और आपको दिए जाए जिससे आप क्या हो, एकदम इक्वल रूप से रहे, साथ ही आपका सामाजिक न्याय भी बढ़ता रहे, यानी समाज में न्यायिक पक्ष एकदम मजबूत रहे। अब इन सिद्धांतों के लिए मूल अधिकारों को रूप दिया गया, लेकिन अगर सभी कुछ जो 36 से 51 के रूप में है उन्हें कानूनी रूप से हम नहीं दायर कर सकते, तो क्या है, BN राव जी ने सलाह पर कहा कि नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया जाए, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएगी तो धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करेगी। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नाम दिया गया। यानी देखिए, अधिकारों के रूप में हमें जो 6 अधिकार मिल गए थे, लेकिन फिर भी कुछ रह गया है तो उन्हें नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। ये BN राव जी का मत था और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जब सरकारें सक्षम हो जाएगी, राज्य सक्षम हो जाएंगे, तो वो इनको अपने उपबंध में जोड़ लेंगे और यही उपबंध आगे चल के नीति निर्देशक कहलाए, जो कि भाग 4 के अंदर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि नीति निर्देशक कहते किसे हैं। मैंने आपको यहाँ क्लियरली बता दिया है कि ये कोई कानूनी वाद योग्य नहीं होते हैं, ये नैतिक पक्ष पे कार्य करते हैं, ये राज्य की सरकारों के पक्ष पे कार्य करते हैं। तो आई होप आपको एक कंप्लीट समझ आया होगा। कल हम अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे 36 से 51 तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल
को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।